हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो अगर दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। आप इसको कह सकते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, तब से लेके जब इब्राहिम लोदी, या कह सकते हैं कि जब बाबर इब्राहिम लोदी के शासनकाल पे अटैक करता है, तब तक के शासनकाल को ये दिल्ली सल्तनत होता है। दिल्ली सल्तनत में इतने लंबे समय के बीच में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। एक बार वे 5 वंश कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं और उनका क्रम जान लेते हैं कि पहले किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। उसके बाद हम इनके बारे में धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे। वे 5 वंश से सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश ने शासन करते हैं। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं और उसके बाद सैयद वंश शासन करते हैं। और अंत में बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे अंतिम जो वंश था वह था लोदी वंश शासन करते हैं। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। इन 5 वंशों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग गुलाम वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बाकी जो 3 वंश बचे हैं इनके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करते रहेंगे। अभी आपको जितना भी बताया गया होगा या जितने भी पॉइंट लिखाए गए होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए गए होंगे, आप उनको रिवीजन करते रहिएगा। आगामी परीक्षाएं जितने भी होगी, अगर गुलाम वंश या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आएंगे तो उससे आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे या सॉल्व करने के लायक होंगे। हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था और उसके बाद हम लोग आज कौन सी क्लास पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग देखा जाए तो जब खिलजी वंश होता है, खिलजी वंश के पतन के पश्चात दिल्ली सल्तनत का तीसरा जो वंश होता है शासन करता है, तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास क्या आपको बताया गया। कल की क्लास में आपको बताया गया था खुसरो शाह जो थे, कौन थे? खुसरो शाह सिंहासन तासनत। इनके कार्यकाल आपको कितना बताया गया था? 15 अप्रैल 15 अप्रैल। हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में आपको बताया गया था कि जो दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश था उसके जो सबसे अंतिम शासक थे जो खुसरो शाह थे। खुसरो शाह का कार्यकाल कब से कब तक बताया गया था? इनका कार्यकाल बताया गया था 15 अप्रैल से लेके 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। इनके कार्यकाल में देखा जाए तो ये क्या होते हैं? हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान होते हैं। मुसलमान होते हैं। ये आपको बताया गया था। इसके साथ साथ इनको बताया गया था ये जो होते हैं कुतुबुद्दीन जो मुबारक शाह थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल में ये वजीर पद पे थे। कौन से पद पे थे? वजीर पद पे थे। ये बताया गया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो अपनी उपाधि धारण करते हैं, अपनी उपाधि क्या धारण करते हैं? ये उपाधि धारण करते हैं पैगंबर का सेनापति। क्या धारण करते हैं? पैगंबर का सेनापति ही अपनी उपाधि धारण करते हैं। पैगंबर का सेनापति। और इन्होंने इन्हीं के शासनकाल में जो इनके मंत्री या वजीर हो सकते, वजीर जो थे, वजीर थे मंत्र ए खलवत, मजलिस ए खलवत, ये वजीर थे। मंत्र ए खलवत और मजलिस ए खलवत इनके शासनकाल में जो वजीर होते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में जो ये थे, कह सकते हैं कि खुसरो थे, वे
हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम हुए थे। इनके देखा जाए तो अभी भी जो लगाव था, कह सकते हैं कि जो लगाव था वो हिंदू धर्म की तरफ दिखता था। कैसे दिखता था? अब यहाँ जैसे यहाँ लिख देते हैं, वे दिखता था कि इन्होंने इन्होंने अपने शासनकाल में इन्होंने अपने शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की अनुमति दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं। जब इन्होंने अपने शासनकाल में जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अनुमति दे देते हैं, जो तुर्क सरदार, यहाँ कह सकते हैं जो तुर्क लोग थे वे इनका विरोध कर रहे थे। ये इनके प्रति नफरत या विद्रोह करना शुरू करते हैं। विद्रोह क्यों करना शुरू करते हैं? क्योंकि इनका जो लगाव हो रहा था वो हिंदू धर्म की तरफ हो रहा था। इसी वजह से लोग विद्रोह करने लगे, जो तुर्क थे विद्रोह करने लगे। तुर्क लोग उनके बारे में यह कह सकते हैं कि जो तुर्क नारा दे रहे थे, इस्लाम इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है और ये इस्लाम का शत्रु है, ये इस्लाम का शत्रु है। ये जो तुर्क लोग थे वे इनके बारे में कह रहे थे कि जो ये इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का ये शत्रु है। इसके साथ ही साथ जो दीपालपुर के शासक थे, दीपालपुर के जो आपको बताया गया था, दीपालपुर जो था उसका सूबेदार, जो दीपालपुर के सूबेदार थे मलिक गाजी तुगलक। कौन थे? मलिक गाजी तुगलक। मलिक गाजी तुगलक जो थे इनकी हत्या कर देते हैं। हत्या कब करते हैं? हत्या करते हैं 7 सितंबर 1320 ईस्वी को। इन्होंने जो मलिक गाजी तुगलक थे खुसरो शाह की हत्या कर लेते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद जो अगला वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है वो होता है तुगलक वंश। अब हम लोग अभी तुगलक वंश के बारे में अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश ने अपनी योग्यता या कह सकते हैं अपनी जो कारनामे थे क्या क्या किए थे, इनके बारे में देखेंगे अभी। दिल्ली सल्तनत पर जो अगला वंश शासन करता है कह सकते हैं कौन था? तुगलक वंश था। कौन था? तुगलक वंश। उनके कार्यकाल की बात की जाए तो ये होता है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पर जो तीसरा वंश शासन करते हैं कौन होता है? वह तुगलक वंश होता है। उनके कार्यकाल कम से कम होता है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक होता है। अब इसके साथ साथ जान लेते हैं, अगर कोई नया वंश चालू हो रहा है या नया वंश की स्थापना हुई, उसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन होते हैं? यहाँ संस्थापक लिख देते हैं। संस्थापक होते हैं मलिक गाजी तुगलक। कौन थे? मलिक गाजी तुगलक। मलिक गाजी तुगलक होते हैं इस वंश के संस्थापक। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है ये दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक है शासन करने वाले हैं, कह सकते हैं, लिख हैं आप, सबसे लंबा शासन करने वाला वंश था। करने वाला वंश। ये देखा जाए दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक शासन करते हैं। इनका देखा जाए तो लगभग ये 94 साल शासन करते हैं, 94 वर्ष शासन करते हैं। उसके साथ साथ इसका संस्थापक हो जाते हैं। और आपको ये भी बताया गया था अगर देखा जाए तो क्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरे होते हैं। और अगर शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल सबसे ज़्यादा होता है, जो 94 वर्ष शासन करते हैं। और क्रम ये था इनका, शासनकाल के हिसाब से इनका पहला स्थान आएगा और अगर क्रम के हिसाब से बात की जाए तो इनका क्रम तीसरा आता है। और देखा जाए तो जो मलिक गाजी तुगलक थे इनका शासनकाल कब से कब था इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ
मलिक गाजी तुगलक। मलिक गाजी तुगलक के शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक। ये होता है मलिक गाजी तुगलक का ये शासनकाल होता है। कितना होता है? 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक। अब इनके माता पिता का नाम जान लेते हैं। इनके माता का मा, इनके इनके पिता का नाम था मलिक तुगलक। कौन था? क्या नाम था? मलिक तुगलक। मलिक तुगलक। और इनकी माता का नाम वैसे कहीं इनका मिलता नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि इनकी जो माता थी एक हिंदू थी और उसके बाद जाट स्त्री थी। क्या थी? पहले तो ये हिंदू धर्म से संबंधित थी इनकी माता, जो जाट धर्म से जाट थी। क्या थी? जाट थी। ये इनके पिता का क्या नाम था? मलिक तुगलक था। माता जो थी हिंदू धर्म से संबंधित था, जो एक जाट स्त्री थी। और साथ ही साथ इनका जो पूर्व नाम जान लेते हैं। इनका पूर्व क्या नाम है? ये जैसे कहा गया ना बचपन में किसी के या वैसे भी एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम होते हैं। जैसे आप ही होंगे, आपका नाम अभी हो सकता है कि कुछ और हो, घर पे बुलाने का कोई और नाम होता है। उसी प्रकार इनका भी जो बचपन का नाम था या पूर्व नाम था, वैसे इनका भी था। इनका नाम था गाजी बेग तुगलक। कौन था? गाजी बेग तुगलक या गाजी मलिक तुगलक। गाजी मलिक तुगलक। गाजी मलिक तुगलक ये दो इनके उपनाम थे, या कह सकते हैं जो बुलाए जाने वाले, वैसे बुलाए जाने वाला नाम ये दो थे। कौन थे? गाजी तुगलक और मलिक तुगलक। गाजी मलिक तुगलक ये दो उनके उपनाम थे। और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो जब इन्होंने खुसरो शाह की हत्या करते हैं उसके एक दिन पश्चात, खुसरो शाह की हत्या कब करते हैं? ये 7 सितंबर की करते हैं। इनका राज्याभिषेक होता है 8 सितंबर को। राज्याभिषेक की बात की जाए 8 सितंबर 1320 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। कब होता है इनका राज्याभिषेक? 8 सितंबर 1320 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के साथ है इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है? 8 सितंबर 1320 ईस्वी में हजार खंबा महल में होता है। कहाँ? हजार खंबा महल। हजार खंबा महल में इन्होंने जो राज्याभिषेक होता है उसका अनावरण करते हैं, या वहाँ पे उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं या राजा घोषित करते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये हजार खंबा महल किसने निर्माण कराया था। चलिए आपको हम ये बता देते हैं। हजार जो खंबा महल था अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। ये कहाँ पे था? ये आपको बताया गया था दिल्ली में है। हजार खंबा महल कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और इसके साथ साथ बता दिया जाए कि ये जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश भी साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों का अनुकरण करता था। यहाँ पर लिख गए हैं साम्राज्य विस्तारवादी नीति का अनुकरण करता था। ये अनुकरण करता था। ये याद रखिएगा। क्या? साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों का ये भी अनुकरण करते थे। साथ ही साथ जो खिलजी वंश था और जो तुगलक वंश में एक चीज अंतर था। जो खिलजी वंश थे, जैसे इनका साम्राज्य खिलजी वंश में काफी इनका साम्राज्य विस्तार होने की वजह से जो दक्षिण भारत में खिलजी वंश शासन करते हैं या जो विजित राज्य होते हैं, वे उन पे सीधा कह सकते हैं कि उसको उस साम्राज्य को दिल्ली में शामिल नहीं करते थे, बल्कि उनको एक अभिन्न अंग के रूप में उनसे वार्षिक कर केवल लेते थे। जबकि जो तुगलक वंश होता था वो उस राज्य को पूर्णतः दिल्ली में सम्मिलित कर लेता था। सम्मिलित कर लेते थे। बस यही अंतर था। जो तुगलक वंश थे वे जो विजित राज्य होते थे, जिस जिस राज्य पे वे आक्रमण करते थे, उस आक्रमण को जीतने के पश्चात या उस राज्य को जीतने के पश्चात उसको दिल्ली राज्य में सम्मिलित कर लेते थे। जबकि जो खिलजी वंश था वो ऐसा नहीं करता था।
क्योंकि अगर राज्य काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो उस पे शासन संचालन करने में काफ़ी समस्याएँ आती थी। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने दूरदर्शिता की नीति अपनाई थी। इस वजह से उन्होंने केवल उसे एक अभिन्न अंग के रूप में रखा और बाकी जो कर या लगान के रूप में वार्षिक कर वो लेता था। जबकि तुगलक वंश के जो शासक थे वे ऐसा नहीं, उन्होंने जितने भी चाहे जिस राज्य पे आक्रमण किया उसको जीतने के पश्चात वो दिल्ली में उसको सम्मिलित कर लेते थे। ये था आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार में क्या-क्या करते हैं और उनको अपने जनता या अपने जो प्रजा थी उनके हित में क्या-क्या कार्य करते हैं, इस सब के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।